कोई ऐसा रेस्क्यू जो मतलब कहते हैं ना कि वो चीज़ याद रहती है हमें हमेशा। मुझे तो जान से मार दिया गया था। हमारी गाड़ी पे टैंकर चढ़ा दिया था, दूध का टैंकर। तुम्हारे जाती कस्टमर को पकड़ पकड़ के लाते हैं कि मेरी माँ के पास चल। तो ये है इनका जो तुम कर रही हो। इसका इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलता था? मैं तो ले आया हूँ अपने पैसे, अब निकाल लाओ लड़की को। इतनी देर में नहीं तो कहीं चली जाएगी। उस पर एक लंबा सा आदमी जो तख्त से पैर बाहर निकल रहे थे, पड़ा हुआ देखा कोने में, वो बेचारी कबूतरी सी बैठी थी। उसने एक शॉर्ट्स पहना हुआ था, इतनी सी तो पहनी हुई थी। तो OTT प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो है वो बिना सेंसरशिप के हाँ। दिखाया जा रहा है आजकल। सरकार की भी मंशा है कि आप बर्बाद हो जाओ, वरना इस पे सेंसर क्यों नहीं है OTT पे। आप इतनी दूर से कहीं से भी पहुँच जाती है रेस्क्यू करने, तो पुलिस तो सामने वो चीज़ें देख रही है, तो वो ये एक्शन क्यों नहीं लेती जो आपको लेना पड़ता? उन्हें लेना नहीं है ना, उनके दिल में दर्द नहीं है ना। सोचते हैं कि हम तो मजबूत है, पद से, वर्दी से, मानसिकता से, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। पुलिस से लोग डरते नहीं है, मतलब जो ब्रॉथल्स में है या रेड लाइट एरिया के लोग हैं। मारपीट भी है वहाँ, चुनौती भी है, मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटाना है, महीना भी लेना है, हफ्ता भी लेना है, तो वो काहे को डरेंगे। एक लड़की जब अपने घर से निकलती है तो सपने लेकर निकलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़की को बेच दिया जाता है। इसी दौरान कुछ लोग और समाज जो है अपनी आंखें बंद भी कर लेते हैं, लेकिन सब अपनी आंखें बंद नहीं करते। आज हमारे साथ मौजूद हैं अतुल शर्मा जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, संकल्प NGO की फाउंडर भी हैं, और उन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों की आज ज़िंदगी बचाई है। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके ख्याल। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक्स में। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस काम में आप हैं, मतलब आपने इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बचाई है, इतना सब किया है, तो आपकी ये चीज़ की शुरुआत, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मतलब क्यों आपने सोचा कि मुझे इसी लाइन में जाना है? नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं। कैसे शुरुआत? मैंने सच में सोचा ही नहीं। मेरा घर वहाँ से बहुत नज़दीक है, जी। तो हमारे जैसी हर लड़की को वहाँ हिदायत होती है कि ऊपर नहीं देखना। जब बाज़ार से निकलोगे तो ऊपर नहीं देखना, और जाने अनजाने माँ बाप खुद ही प्रेरित कर देते हैं कि ऊपर देखो, क्योंकि एक छोटे बच्चे को कहोगे तो वो तो देखेगा फिर ज़्यादा ज़रूरी करोगे। तो वो फिर कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे कि उधर ही जाना, उधर से ही था। कभी कोई साथ में पढ़ने वाली लड़की मिली, कभी कोई और पड़ोस में रहने वाली महिला मिली। तो जैसे जब भी हम भूलने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भी एरिया है, कोई ये जगह है, या समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या होता, तब तक कोई और इंसिडेंट हो जाता। तो अब ये लगता है कि बस वहाँ तो घसीट के ले गए। हमें तो ये नहीं पता था कि NGO क्या है, रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन क्या है, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना, ये सोच के तो गए नहीं। हमने किसी के प्रति कुछ ऐसा कर दिया था कि वो मदद मांगने आई कि मुझे रख लो अपने घर पे ही, और मैं फिर से नहीं जाना चाहती उस जगह पे, लेकिन मैं रख नहीं पाई। उम्र भी कम थी, और ये भी नहीं था कि घर वालों का भी प्रेशर था, और कोई रोज़ी रोटी का भी साधन नहीं था, जब तक पढ़ रहे थे हम दोनों ही, तो इसलिए वो भी नहीं कर पाई। बस उसको ढूंढने के लिए गई थी। जब सारी चीज़ों से फारिग हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, सास ससुर हमारे रहे नहीं, उसके बाद में वो मैंने शुरू किया कि भाई मतलब जाना है, उसको ढूंढना है, और कुछ नहीं था। ये कुछ नहीं कि मुझे कोई NGO चलाना है या कोई ऐसा कोई बड़ा काम करना है वहाँ जाके, ऐसा कुछ नहीं था। बस केवल उस महिला को ढूंढना था। उस औरत से शुरुआत हाँ, उससे शुरुआत हुई कि उसको ढूंढना मुझे, कि वो फिर से चली गई तो कहाँ चली गई, और अगर यहाँ है। मैं ये नहीं जानती थी और भी जगह रेड लाइट एरिया कहीं हैं, क्योंकि इतनी चर्चाएँ तब होती नहीं थी, मीडिया इतने नहीं थे, यही बस केवल एक अखबार का साधन था, उसमें भी बहुत सारी बड़ी खबरें रहती थी, छोटी खबरों को जगह ही नहीं थी। तो बस वो चलता चला गया सिलसिला। फिर तो उस जैसी बहुत सारी दिखाई दी, वो तो नहीं मिली, लेकिन और बहुत मिली। लेकिन अभी भी मैं ये कहती हूँ कि सभी पॉडकास्टर्स को मैं धन्यवाद भी कर रही हूँ कि आप लोगों की बदौलत मुझे इतने बरस बाद ये पता लगा कि आगरा में उनकी डेथ हुई। अच्छा। हाँ, वो गुजर गई, और वो रही होंगी भी इस समय कम से कम भी 85-90 के साल की रही होंगी इस समय। तो अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो ये भी मुझे सुकून हुआ कि एक मुक्ति मिल गई इस नर्क जीवन से। जीते जी का नर्क देखता है आदमी, भले घर की लड़की हो और उसको वहाँ बेच दिया जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है उसके लिए। बिल्कुल। इसलिए आपने मतलब बहुत सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया। ये काम ही बहुत रिस्क वाला है। अगर हम सुने, मतलब कि कोई एक नॉर्मल इंसान होगा, वो इस चीज़ में सोच भी नहीं सकता होगा कि वो ये करेगा या कोई। तो आपको कभी डर नहीं लगा कभी? पता नहीं, ये सवाल ऐसा है कि जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। मुझे सच में कभी डर नहीं लगा, आज भी नहीं लगता।
और यहीं नहीं, मैंने खाली मैं रेस्क्यू का मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने खाली यहीं से ही की, मैंने दूर दराज गाँव देहात से जाके की, जहाँ शादी के नाम पे बेच दिया गया, जिनको जिस गाँव को मैं जानती भी नहीं, जिसमें कोई मेरा परिचित भी नहीं था, बिना डरे बिना संकोच के मैं पल भर में मैंने लड़की को उठा लिया। तो कभी कभी हादसे भी हुए कि मैं हमारे साथ जाती भी हुई, मगर छोड़ा नहीं हमने लड़की को कहीं भी। एक जगह काफ़ी हमारे साथ बहुत मारपीट हो गई थी। अच्छा। हमारे एक बंदे को काफ़ी पिटाई विटाई कर दी थी लोगों ने, लेकिन फिर भी हमने उसको छोड़ा नहीं। उल्टा उसमें सब में हमने पुलिस पे बहुत सारी चीज़ें की कि इनको सब पता होते हुए भी उन्होंने ऐसा होने दिया। तो मैं डर तो जैसे कभी था ही नहीं। डर से शुरुआत ही नहीं ना, हुई थी। डर से शुरुआत ही नहीं हुई। तो आपने जैसे बताया कि हादसे भी हुए हैं, अटैक हाँ। भी हो जाते हैं, मतलब हाँ। जो कोई भी जो ऐसा अच्छा काम हाँ। करने लगेगा तो दुनिया या होगी। जो लोग हैं उसके पीछे पड़ेंगे। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, मुझे तो जान से मार दिया गया था। अच्छा। हमारी गाड़ी पे टैंकर चढ़ा दिया था, दूध का टैंकर था, और चाह के भी हम नहीं बचा सके, क्योंकि जब तक संभलते तब तक तो हम टक्कर मार के दूर तक घसीटते, पता नहीं लगा हमें कब क्या हुआ हमारे साथ, हमें नहीं पता। या पे अटैक किया गया था? हाँ। तो आपको रोका नहीं गया फिर बाद में घर से या कहीं से कि मत करो ये काम, अच्छा नहीं है, या मतलब आपके लिए नहीं, शायद रिस्क? कुदरत ने ना मेरे साथ साथ उन सबके मन से भी डर हटा दिया था कि जब ये इससे भी बच गई तो अब क्या इसका होगा। और 11-12 दिन बाद मेरी बेटी की शादी थी जबकि, तो तब बच के मैं खड़ी हो गई। बेटी की शादी थी? बेटी की शादी थी, तो तब भी अब डर नाम की चीज़ तो कभी आई नहीं, पहले दिन ही नहीं रही थी। कहाँ से, ये मैं जानना चाहती हूँ, इतनी हिम्मत आप में, मतलब कि अगर ये हमारे ऑडियंस के लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा कि कैसे आपके अंदर, आपने सोचा होगा कि इतना बड़ा सिस्टम है, मैं अकेली कैसे कर पाऊँगी, कभी आपको लगा? नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँ कि मेरे दोनों तरफ से, मायके से भी ससुराल से, कभी कोई विरोध नहीं हुआ जी। ये मेरी बड़ी ताकत थी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अरे वो खड़े तो हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, थोड़ा सा बचपन से ही मेरा स्वभाव थोड़ा सा विद्रोही था कि बात को रिएक्ट करना तुरंत। और उस ज़माने में अब सोचो कि 78 में और लव मैरिज करना, अभी गैर बिरादरी में जाके, और मुश्किल का मतलब गैर बिरादरी तो नहीं है, त्यागी और पंडितों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, एक ही होते हैं सब। पर किया तो त्यागी अपने आप को धुरंधर मानते हैं, तो और थोड़े बदमाश भी हैं, और पंडित भी अपने आप को कम नहीं मानते। मतलब परिवार की तरफ से आपको पूरा हाँ, सपोर्ट दोनों तरफ से रहा मुझे। कभी देखिए, सपोर्ट क्या होता है कि आप पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा, कोई आपसे पूछ नहीं रहा कि आपने क्या किया ये और अब छोड़ो, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये आपको ऐसा बैकफुट पे सपोर्ट देता है कि आपको पता है कि आपके पीछे 2 आंखें लगी हैं जो देख रही हैं आपको कहीं से भी। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये भी होता रहा कि बजाय ये होता कि लोग क्रिटिसाइज़ करते, उससे ज़्यादा ये हुआ कि हमारे चूँकि बेसिकली हम लोग देहात से हैं, तो गांव देहात के लोगों ने भी मदद करनी शुरू की। और कभी किसी रेस्क्यू में हमको लेके चलो, अकेले भाग जाती हूँ, कुछ भी होता रहता है। जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे रिश्ते में बड़े हैं, तो वो भी हमारे साथ गए रेस्क्यू करना। तो ये मेरे लिए बड़ा रिवार्ड था, जो मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि कैसे ये बंदा, और जो बहुत बेहद खुराफाती माने जाते थे, और बहुत ही उनका अपना दबाव है, तो वो गए मेरे साथ रेस्क्यू करने, भी किया, वो रेस्क्यू उनके नाम जाता है। तो ये सब मेरी सपोर्ट थे, या शायद ऊपर वाले ने कोई ताकत है जिसने इन सब के मन को भी बांध के रखा था कि भाई कुछ कहना मत, कोई गलत काम नहीं कर रही है तो चुप रहो, बस ये होता रहा। तो आपने कहा जैसे आपके गांव के लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया, बहुत। तो रेस्क्यू जब आपने करना शुरू किया, अगर हम जाने तो मतलब इसका इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलता था? क्या मतलब वो आप ही के फेवर में रहता था या दूसरी पार्टी के फेवर में भी रहता था? वो तो दोनों तरफ रहते थे। अच्छा। उनसे पैसे लेना, हमको सूचना देनी है। क्योंकि वो तो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो उनके हितग्राही हैं, वहाँ से तो उनको पैसा बनता है। और मान लो कोई रिक्शा वाला लड़की लेके आ गया और साथ में हमें बता देगा कि मैं तो ले आया हूँ अपने पैसे, अब निकाल लाओ लड़की को, इतनी देर में, नहीं तो कहीं चली जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमारी मदद की। वहाँ जितने भी ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, और कुछ छोटा मोटा चना मूँगफली बेचने वाले लोग, सब ने हमारी सपोर्ट की, सब ने। टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, तो बराबर बताते थे कि भाई ये हो रहा है, लेकिन हम पैसे ले या कुछ भी करें, इसमें मत बोलना। तो मैं कभी नहीं बोली, लो जो तुम्हारी मर्जी, मुझे लड़की से मतलब है। हाँ, नहीं, मुझसे नहीं, मुझसे क्यों लेंगे। मतलब वो दोनों तरफ चलते थे कि उनकी भी मदद करते थे। उन्हें पता है कि ये बड़ा काम है कि भाई बच्ची को तो निकालना ही है,
तो अगर वो दोनों तरफ चलते थे, मतलब मेरे सवाल मन में ये सवाल आ रहा है कि आप तो जा ही रहे हो रेस्क्यू करने, और वो उन्हें भी बता दे रहे हैं कि 5 मिनट पहले बताएगा जब हम पहुंच लेते हैं बाजार में, तो कैसे फिर निकलेंगे। मतलब उनको तो 5 मिनट पहले बताएगा अच्छा कि आज मुझे ऐसी खबर मिली है कि आज वो आ रही है इधर ही जी दीदी, जी जी और देखो तुम्हारे पास कोई लड़की वड़की हो तो सचेत रहना। जी तो इतने में खबर सारे में फैलती है, जी वो माउथ टू माउथ उनकी जाती है खबर, तो तब तक तो हम पकड़ लेते हैं लड़की को, क्योंकि हमें तो सटीक बता रहा है यहाँ है। हाँ, तो आप अपना पहला रेस्क्यू जो आपने किया हाँ। उसका वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। देखिए मैं तो ऐसी बेलॉस जाए जा रही थी बस, वहाँ 2 साल हो गए थे। तब मुझे किसी लड़की ने कहा कि क्यों आती हो यहाँ, क्या करना चाहती हो। तो मैंने कहा बच्चे पढ़ा तो रही है तुम्हारे। बोली पढ़ रहे हैं, तुम्हारे जाती चाय वाले ऐसे चाय लाते हैं, कस्टमर को पकड़ पकड़ के लाते हैं कि मेरी माँ के पास चल, मेरी माँ भी ऊपर है। तो ये है इनका जो तुम कर रही हो। तो मैंने कहा फिर क्या करना है, कि मुझे निकाल दो। अगर तुम तो अच्छी, वो 35 के करीब की महिला थी। तो मैंने कहा तुम तो सारा दिन बाजार में घूमती हो, तुम्हें कौन रोक लेगा। बोली नहीं नहीं घूमती ज़रूर हूँ, मेरी लड़की इनके कब्जे में है। अब वो 15 साल की हो गई है और इसलिए मैं मदद मांग रही हूँ। मैं ना भी निकलूँ तो मेरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन मेरी बच्ची को यहाँ लिया है तो मैं जी नहीं पाऊँगी, और ये लाएंगे अगले साल, इन्हीं के कब्जे में तो है। तो मैंने कहा वो एड्रेस लिया हमने, मैं कहा 1-2 दिन का टाइम दो। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बात किया, तब एडमिनिस्ट्रेशन में भी इतने बुरे लोग नहीं होते थे। सबने तसल्ली से हमारी बात को सुना और कहा कि भी ठीक है करते। तो उन्होंने पहले वहाँ जहाँ बच्ची थी वहाँ पे राजस्थान में कहीं दूर दराज थी, कि वहाँ पे सब संपर्क किया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, और कहा कि भाई लड़की को देना है आपको, इनको हैंड ओवर करना और बॉर्डर पार कराना, दिल्ली बॉर्डर भी। अच्छा हाँ, राजस्थान बॉर्डर, फिर उसके बाद दिल्ली बॉर्डर, ये पार करा देना। तो मैंने कहा अब कैसे निकालें तुमको। तो उसने कहा कि भाई एक आदमी भेजो और वो पैसे जमा कराएगा। उस ज़माने में 1000 रुपये, 94 की बात है, 96 की, कि 1000 रुपये जमा करेगा, अपनी आईडी जमा करेगा, लाइसेंस कर दे, कुछ भी कर दे। तो उसके बाद में मुझे ले आएगा रात भर के लिए, लेकिन सुबह 6 बजे वापस जाऊँगी अगर मेरी लड़की नहीं आई, शर्त ये है। ठीक है, सब तय हो गया। वहाँ से ये भी हो गया कि वो लड़का लेके चल दिया वहाँ से उस लड़की को। इसको भी हमने बुला लिया। हम सारी रात एक सरकारी दफ्तर में और ऐसे बैठे रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस किए हुए कि अब आए। लेकिन 6 बजते ही लड़की ने आफत कर दी। अच्छा, फिर मैं वापस जाऊँगी, मैं रुकूँगी नहीं, मेरी लड़की को मार देंगे। आपने तो निकाल ली मगर रास्ते में मार देंगे, मुझे जाने दो। तो फिर भी हमने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा और 5-7 मिनट रुक जाओ, अगर नहीं आई तो तुम चले जाना। इस बीच में खबरें आती हैं कि वो मुकदमा लिखा रहे हैं उस कस्टमर के खिलाफ, कि कस्टमर मेरी लड़की को लेके चला गया। 6 बजे के बाद लिखा देती हैं वो। ये तो खैर उन्होंने हमें, एडमिनिस्ट्रेशन में एक उच्च अधिकारी थे, उन्होंने कहा अजीब बात करती हो, पढ़ी लिखी हो, हम यहाँ बैठे हैं तो कौन मुकदमा लिख देगा वहाँ। सबको पता है, इस समय सबको लिंक है कि ये हो रहा है, ये सब ऑपरेशन चल रहा है इस समय, क्योंकि शहर का भी वो पहला रेस्क्यू था। उससे पहले किसी ने ये पहल नहीं की, कभी हुआ ही नहीं, ना शुरुआत ही नहीं की। तो फिर तब हम लोग 7 बजे आई वो बच्ची। तो वो पहला दिन ऐसा था कि जब मुझे लगा कि मुझे तो एक्चुअल में ये करना है। तो वो ना मिले उस जैसी और लड़कियों को तो बचा सकती हूँ। जो माँ बेटी का मिलना था, और जो हम सब की आँख नम थी, और वो बार बार पैर छू रही थी हमारे, बार बार गले लग रही थी कि मुझे तुमने मेरी बच्ची बचा दी, यही बहुत है, मैं नहीं बच सकी तो कोई बात नहीं। और वो सुरक्षित हैं दोनों। उसकी भी शादी हुई, क्योंकि वो भी 35 की थी, डिमांड तो रहती है उसकी भी, सरकार से की तरफ से होता है सब। और लड़की की भी शादी हो गई, उसने 12th कर लिया था, उसकी शादी। जी, तो मतलब आपने जब पहला रेस्क्यू किया, फिर आपको मोटिवेशन, मतलब वो एक, बस फिर तो मुझे धुन लग गई थी जैसे कि अब यही करना, कि अब मुझे बस कोई लड़की रहने नहीं देनी, क्योंकि उस जैसी तो मुझे, जिसको मैं नहीं बचा सकी, उस जैसी तो हज़ारों दिख रही थी। हर लड़की का चेहरा मुझे ऐसा दिख रहा था, बुझा सा, जैसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करूँ तो वो जवाब नहीं देती। तो बस फिर मैंने सोच लिया था कि भाई जिस लड़की से कॉन्टेक्ट हो, पर रेड नहीं की मैंने कभी भी। अच्छा, रेड और रेस्क्यू में फ़र्क करके चली हूँ। रेड करते रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रेड नहीं करती कभी भी। मैं तो सिर्फ रेस्क्यू करती हूँ जिस लड़की को मुझे 6 महीने लग जाए एक लड़की को पूरी तरह से तैयार करने में, और तब उस लड़की का हाथ पकड़ के निकालती हूँ, इतने नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की को आपने रेस्क्यू किया और वो हुआ है कभी ऐसा कि वो लड़की वापस जाना चाहती हो, ऐसा कभी हुआ है? वापस जाना मतलब, सॉरी, जहाँ से आई है वहीं वापस जाना, इसी बाज़ार में? हाँ, एक ही हुआ है ऐसा। हाँ, क्योंकि वो 15 साल बाद भाई उसको खोजता हुआ है। जब वो 10-12 साल की थी, जब वो एक सपेरे का तमाशा देखते हुए उसके पीछे पीछे निकल गई, और फिर मिली नहीं।
अच्छा। बहुत खोजा होगा उन लोगों ने भी। फिर भाई ने इतने दिन बाद किसी ने उसको कहा होगा कि वहाँ भी देख ले एक बार, मेरठ में भी कबाड़ी बाज़ार है। तो वो ढूंढता भालता यहाँ आया, उसको यहाँ भी 1 महीना हो गया था, काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था और वहीं पड़ा सोता था कि कहीं तो दिखेगी, लेकिन नहीं दिख रही थी उसे। फिर किसी ने कहा कि तुम उनके पास जाओ, हमें भी नहीं पता लग रहा था कोई आया हुआ। हमारे पास आया तो हमने कहा भैया फ़ोटो वोटो है? बोले जी छोटी बच्ची की फ़ोटो है, अब तो वो जवान हो रही होगी। मैंने कहा ओरिजिनल नाम क्या है? कि ये है। लेकिन उसके पास सटीक जानकारी थी कि इस कमरे पे है, इस नाम के। ये नहीं पता वो कमरा कहाँ है, अच्छा। लेकिन नहीं पता था इस नाम की जो मालकिन है उसके कमरे में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आगे आगे जा रही हूँ। हमारे 2 वॉलंटियर साथ में थी मेरे, और मैंने कहा तुम्हें मैं जब बुलाऊँ तब आना। कि ठीक है। मैं ऊपर गई इधर उधर करके, और जाती मैं ऐसे ही शोर मचाती हुई। अरे मैंने कहा कहाँ है भाई वो? ये कहाँ गई? उस लड़की का नाम लिया मैंने कहा वो कहाँ गई? और फिर मैं दूसरे जीने पे चढ़ने लगी। उसने कहा दीदी कहाँ जा रही है, परेशान हो गई है? तो ये खड़ी है, क्या बात करनी है कर लो। मैंने उससे पूछा, अरे मैंने कहा बोल भी नहीं रही तू, सो चुप रही है ऐसी करके। तो मैंने उससे कहा तुम्हारा भाई है नीचे। तो उसको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। तो मैंने कहा जाओ, इसको अपने एक साथी थे, मैंने कहा जाओ भाई नीचे से उस लड़के को बुला के लाओ जरा। मैं कहा तुझसे कोई मिलने आया? वो ऊपर आया तो लड़का तो नहीं पहचान सका बहन को, क्योंकि छोटी सी थी जब वो, और लेकिन लड़की पहचान गई। थोड़ी देर तो देखती रही, फिर जो भाई कह के उसके गले लगी, बहुत बहुत ज़्यादा रोई हो, इतना जैसे 15 साल का उसकी घुटन थी। बहुत देर रोती रही। फिर मैंने कहा जाएगी? कह रही पता नहीं, ये भेजेंगे नहीं। मैंने कहा ये कौन होती है? मैं तुझे कह रही हूँ जा, चल हाथ पकड़ इसका, अभी निकल जा। ले गया वो। 15 दिन बाद उसकी मालकिन ने मुझे फ़ोन करा, दीदी जरा 1 मिनट आ जाओ। मैं गई तो मैंने कहा क्या हुआ? क्योंकि वो फिर से आ गई है। कभी कल आप मुझे कहो मैं ले आई या मैंने फजीता किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा भाई कहाँ क्यों आ गई? कह रही अभी तो यहाँ मैं रोटी खा रही थी, और वहाँ मैंने देखा मेरे तो भाई की भी बड़ी बदहाली है, रोटी भी नहीं है खाने के लिए, बच्चे भूखे हैं, वो खुद भूखा है, ये भी मजदूरी पे जाती है, वो भी मजदूरी करता, पेट नहीं भरता उसके बाद भी। तो इससे तो अच्छा मैं यहाँ कमाऊँगी, अपने भाई के परिवार को पालूँगी। मजबूरी। तो अब यहाँ वो काम कर रही है, अपने भाई के बच्चों को भेज रही है पैसे वैसे जिससे भी। तो जैसे अभी की टाइम की अगर हम बात करें तो लड़कियां हैं लड़के दोनों की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब अगर बात करें तो पूछते हैं हमें सब पता है, ये है वो है। तो डीलर्स जो होते हैं बेसिकली, जो लड़कियों को किडनैप करते हैं या पकड़ते हैं या चुरा के ले जाते हैं, तो कैसे वो ये काम करते हैं, कैसे माइंड वॉश किया जाता है लड़कियों का? देखिए एक तो ऐसा है कि कई अलग अलग इनकी कैटेगरीज हैं। जैसे अगर किसी बड़े घर की लड़की को, हाई फाई लड़की को फंसाना है तो हाई फाई लड़का रखा जाएगा। अच्छा। फील्ड में उतारा जाएगा उसको, बढ़िया क्या डेविड हर्ले, क्या वो कौन सी हर्ले गाड़ी और क्या दुनिया में वो दी जाती है बाइक, जिसमें वो लड़की लटकी रहे ऊपर, उसको घुमाएगा फिराएगा, और बड़ी बॉडी वॉडी बना के सब रेस्टोरेंट में ले जाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा, पूरी तरह फंस जाएगी। फिर कहेगा चल शादी कर लेते हैं। अच्छा। मूर्ख ये हैं, मैं फिर एक बार लड़कियों से कह रही हूँ और माँ बाप से भी, कि आपके माँ बाप से ज़्यादा आपका हितैषी कोई भी नहीं है। आपको अगर किसी से प्यार है, प्यार पे कोई पहरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। आप एक बार माँ बाप से ही बात करो जाके कि भैया हमें तो इस आदमी से प्यार हो गया, इस लड़के से, अब तुम इसकी बैकग्राउंड निकाल लो कि ये सही रहेगा मेरे लिए या नहीं है। मैंने कहा माँ बाप से ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकता। अगर वो ठीक लड़का होगा तो जाएगा माँ बाप से मिलने, वो तो खुश होगा इसके माँ बाप तैयार है मेरी शादी करने को। और अगर वो बदमाश है तो फिर वो तुम्हें कहेगा नहीं नहीं पहले भाग के शादी कर लेते फिर मिलेंगे। बस यही मत करना। और माँ बाप को मैं कहती हूँ कि ये बात सिखाओ अपने बच्चों को। साथ ही में तुम लोगों के माध्यम से एक बात और कह रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं देखते, क्या देखते हो आप लोग? बचपन बच्चे पढ़े, पूरा दिन इनमें रहते हो, क्या चीज़ देखते हो? अभी एक ग्लोबल सिग्नल है जो हेल्प के लिए है जी, ना, ये वो ग्लोबल सिग्नल है। ये आप सिखाइए, कॉलेज में सिखाइए, अपने घर में सिखाइए, अपने माँ बाप को भी सिखाइए कि अगर आपको कोई बच्चा दिख रहा है, कोई औरत दिख रही है, घरेलू हिंसा होती है किसी के साथ, आप नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर महिला आपको कभी ऐसा करके कहती है तो मदद कीजिए उसकी। आप इतनी भी नहीं कर सकते तो पुलिस को कह दीजिए सब इस घर में एक औरत पिट रही है ना। आप कोई बच्चा रास्ते में जा रहा है, किसी ने हाथ पकड़ रखा और कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी उसकी तरफ ऐसे करिए। वो हो सकता है वो बच्चा भी इसको समझता हो। ये समझाना होगा, एक बड़ा वैश्विक अभियान चलाने होंगे कि आप ग्लोबल सिग्नल को समझें। सारी दुनिया में चल रहा है मगर एक हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि हम केवल बातों की बात करते हैं, अमल नहीं करते किसी चीज़ पे। तो अभी हमने कुछ कैंपेन शुरू किए हैं, हमारे कुछ साथियों ने भी किए हैं
कि हम कॉलेज में भी जाके बता रहे हैं कि इस ग्लोबल सिग्नल को आप अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी समझो, अपने माता पिता को भी समझाओ कि ये एक ऐसा सिग्नल है जो आपसे मदद मांग रहा है कोई बंदा। तो मैं समझती हूँ बड़े अच्छे परिणाम इसके आने वाले हैं, पर कम से कम कोई करे तो। और माँ बाप को मैं एक बात समझाती हूँ, जब तुम बचपन से बच्चे का फ़ोन देखोगे तो वो बड़ा होकर कैसे मना कर देगा तुम्हें, उसकी आदत में शामिल हो जाएगा, मगर तुम नहीं करते। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं कि हमारी मदर को आदत थी कि हर शनिवार को, आदत नहीं थी, वो जान के करती थी, हमारा बैग झाड़ा बस्ते के ज़माने थे, कोई मोबाइल के तो थे नहीं, लव लेटर के ज़माने थे, तो झाड़ती थी। कई दिन बाद जब हर बार मैंने कहा साफ़ है ये, और ना साफ़ ना, मैं देख रही हूँ, फिर भर देती थी। फिर मैंने एक दिन कहा, मैं ऐसी बात मेरे समझ में आई, मैंने कहा अम्मा लव लेटर देखती हूँ क्या? बोली और छुपा कर रखा हो कहीं, करो ना। बिल्कुल, लेकिन आजकल तो बच्चे नहीं, तो गलत है ना, कि क्योंकि आपने पहले फ्री छोड़ते, छोटे छोटे बच्चे लिए बैठे, ट्रेन में देखो, फ्लाइट में देखो, छोटे छोटे बच्चों को थमा दिया, माँ ने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होगी, ना तो उसकी भूख समझनी है ना प्यास समझनी है, बस मोबाइल दे दिया, चल किटीज़ में जा रही है, ले मोबाइल लेके तू यहाँ बैठ। वो क्या करेगा फिर तो आदत में शुरू। और ये इतना बुरी आदत है कि अभी मुझसे, मेरे पे बड़े अजीब तरह के फ़ोन भी आते हैं आप लोगों के पॉडकास्ट के ज़रिए। किसी ने मुझे फ़ोन किया है कि मेरी बेटी की ये हालत हो गई है कि अगर हम उसे 1 मिनट फ़ोन ना दें तो वो हमें मारती है, माँ बाप को दोनों को। अच्छा। और इतना बुरी तरह मारती है कि हम बच नहीं पाते उससे, जो हाथ में आ जाए उससे मारती है। सोचिए किस कदर हाइपर है। और हमने उसकी पढ़ाई छोड़ दी, तो अभी मैं बात कर रही हूँ, उससे बात मेरी चल रही बराबर कि काउंसलिंग के लिए भी हम कई बार ले गए, लेकिन फिर आके वही सब करती है। तो आप, ये तो आदी बना रहा है आपको, तो बचो ना, ये बच्चों को अपने बचाओ। और अब भी नहीं बचाया तो देखिए, पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो दुनिया। नहीं तो फिर वो ये भी कहते हैं कि भगत सिंह गया छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। मतलब कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो है, मतलब हमें अपनी पेरेंटिंग पे ध्यान देना, पेरेंटिंग पे, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज आपका ये चुनौती है ये पेरेंट्स की अब, कि जो दुनिया आपने छोड़ दी उस दुनिया को पकड़ो, फिर से जाओ बैकफुट पे, क्योंकि ये सब चीज़ें घर से शुरू घर से शुरू हो रही है। और सबसे बड़ी पाठशाला हमारे ज़माने में कहा जाता था, स्कूल से बड़ी पाठशाला कोई है नहीं, और आज आपने वही, घर से बड़ी कोई पाठशाला नहीं, आपने घर को तो छोड़ दिया और स्कूल को भी छोड़ दिया कि स्कूल में टीचर्स डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो आप लड़ने जाएंगे, नहीं तो आप कंप्लेंट करने जाएंगे, साहब हमारे बच्चे को डांटा, आप 1098 पे बच्चे को बताएंगे कि वहाँ कॉल कर देना। मगर आप उसका दूसरा परिणाम नहीं समझ रहे कि वो बच्चा उपेक्षित हो जाता है स्कूल में, जिसके पेरेंट्स दखल देते हैं। अभी कल एक बच्ची को लेके आई है कि देखो इसकी टीचर बात नहीं कर रही, उसने इसके हाथ पर डंडी मारी, और अब जब हम शिकायत करने गए तो वो इससे बात नहीं करती, ये बहुत कह रही है मैम ये वाला बता दो, ये बताओ, इसे नहीं बताती। मैंने कहा नहीं बताएगी, उसकी क्या गलती है? जब ये ज़रा सी बात पे तुमसे जाके शिकायत करी, ठीक है तुम अलग से कहती कि बहन इसको ऐसे मत मारना, अब तुम, ये बहुत रो रही है, सिंगल मदर हूँ मैं, ये बात कहती, तुमने प्रिंसिपल को जाके कंप्लेंट कर दी। तो हमारी भी तो गलतियाँ हैं, उन गलतियों को देखो ना, अपनी पेरेंटिंग को समझो कि इसका स्तर समझो, और कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को देखने की आदत डालो बच्चों को। अगर देखना ही है बेटा ये वाली देखो, नहीं दिखा रहे आप बताओ, घटनाओं को बताने से बचते क्यों हैं? मैं स्कूल्स में जाती हूँ मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी, तो मैं बताती हूँ बच्चों को, जो इंटर कॉलेज में जाती हूँ, मैंने कहा आरुषि कांड देखो आप जी, इस शहर का सबसे पहला, इस वेस्टर्न यूपी का कांड है। क्यों हुआ? इसीलिए तो कि पेरेंट्स की गलती है वो। और कहीं जाके देखो कि ऐसे जो कांड होते हैं हमेशा पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। अभी जैसे एक बहुत वायरल हो रहा है, एक 9 साल की बच्चा हुआ है, भाई का है, 11 साल का भाई है। अभी कैथल पुलिस ने उसमें अपनी सफाई दी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, जब कोई पुलिस वाली ये कह रही है कि हमारे पास लेके आए इसको। ऐसे कैसे हो गया? घर में तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है। और एक नन्ही सी बच्ची, और वो प्रेग्नेंट हो गई 9 साल की बच्ची, तो किसकी गलती? बच्चे थोड़ी कहेंगे कि तुम माँ बाप हो हमारे, अब हमारी देखभाल करो, तुम्हें करनी है उनकी, और नहीं करोगे तो भैया फिर खता खाओगे बहुत ज़्यादा, इससे भी बुरा होने वाला है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए। स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, स्ट्रिक्टनेस रखनी भी चाहिए, लेकिन जो अभी का जेनजी यूथ है वो मतलब इस स्ट्रिक्टनेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि क्यों हो रहा है। अब तुम यहाँ हो, सुनो जी, तुम जम्मू की हो जी, यहाँ रह रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी ऐसे रास्ते पे चल रही हो किसी माँ बाप को एतराज़ हो। ऐसा कोई बेवकूफ़ माँ बाप नहीं है दुनिया में अपने बच्चे की चाल ना पहचान रहे हो, क्योंकि किस रास्ते, तभी तो तुमको भरोसे पे इतनी दूर भेजा हुआ है ना। और दूसरा वही बच्चे जो माँ बाप की आँख में धूल झोंक रहे, माँ बाप जानते हैं फिर भी नहीं कह पाते, जो स्कॉट सर्विसेज चला रहे हैं।
मैं किसी चीज़ के विरोधी नहीं हूँ कि कोई शराब पिए, सिगरेट पिए, मगर कम से कम वेस्टर्न यूपी का तो ये हाल नहीं था। जहाँ हॉरर किलिंग हो जाती थी वहाँ ये हालत है कि मैं यहाँ से निकलूँगी अभी देखूँगी कहीं चाय पी रही है लड़की है, कोई थोड़ी देर बाद वो इतना लंबा एक सिगरेट है, पता नहीं क्या सिगरेट है वो, ये हमने कभी देखी नहीं थी, उसको पी रही है। तो बात सिगरेट की नहीं है, अब पियो, अपने स्वास्थ्य को हानि करोगे, दूसरों क्या, इसकी कोई सामाजिक हानि नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य की हानि। आपको देख तो लो डिब्बे पे लिख के रहा है, ये भी आप नहीं देख रहे। आप घर जाओगे कितनी देर बिना सिगरेट पी रह सकते हो, और बाहर निकलोगे तो उसकी महक नहीं आई, सुना है उसमें महक भी नहीं आती, ऐसा भी हुआ है ना। हुक्का बार चल रहे हैं, वो उनमें बैठ रहे हैं लड़के जाके, बड़ी बड़ी रीलें बना रहे हैं, भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। और रही बात ये, देखिए बड़ी साफ सी बात है, आप उसमें क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, प्राउड रंडी देख रहे हैं आप उसमें और दूसरी तरह की चीज़ें देख रहे हैं, मगर उससे इतर अगर आप देखें जो फैमिली की रील्स आ रही हैं, कॉमेडी रील्स आ रही हैं, लोग खूब देख रहे हैं। बिल्कुल, सास बहुएं मिलके बना रही हैं, पति मिल साथ में मिलके बना रहे हैं, खूब बढ़िया, क्योंकि आदमी को रिलैक्स होना है, आदमी को टेंस थोड़ी होना है कि क्या हो रहा है। गंदगी देख के आदमी थोड़ी देर तो अपने आप को एंजॉय करेगा, उसके बाद वितृष्णा भर जाएगी उसके अंदर, क्या देख रहा हूँ मैं, हर किसी डरेगा कोई आ रहा, खुल के हंसना सीखो। कंटेंट की बात चल रही है तो यहीं से हम बात करते हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो है वो बिना सेंसरशिप के दिखाया जा रहा है आजकल, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बिटर ट्रूथ है, पर ऑडियंस भी वो देखना पसंद कर रही है, और पसंद कर रही है तभी वो चीज़ें चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका भी लिंक है इन सब चीज़ों से। देखो भाई, ऐसा है मेहुल जी, पता नहीं तुम लोग तो नए हो, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार वर्जित फल ना खाया होता तो दुनिया ही ना होती। अगर आदम और हवा ने वर्जित फल ना खाया होगा, मना करा था भगवान ने कि इस फल को मत खाना, फिर भी खाया, तो हम हर चीज़ की वर्जनाएं तोड़ते हैं और उसे ये सोचते हैं कि ये हमने देखिए कितना महान काम किया है एक वर्जना को तोड़ के। जब सिगरेट उड़ाती, धुआं उड़ाती लड़की दिखती है तो वो अपने आप को ये महसूस करती है कि मैंने कितनी बड़ी वर्जना तोड़ दिया, मुझे कौन रोकेगा, मैं सिगरेट पी रही हूँ, नहीं रोकेगा, मैं तुम्हारा दिल रोकेगा, तुम्हारा फेफड़े रोकेंगे, कुछ दिन बाद तुम्हारा लीवर रोकेगा, फिर तुम बेकार हो जाओगी, है ना। और ये मैं ये सोचती हूँ कि सरकार की भी मंशा है कि आप बर्बाद हो जाओ, वरना इस पर सेंसर क्यों नहीं है OTT पे। आप फिल्मों में एक गाली भी आ गई तो बीप हो जाती है, कोई मामूली सी भी आ गई तो भी बीप की जाएगी। आप खुले हम सब कुछ दिखा रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं, इतना सब कुछ गंद बक रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते, और बिना कपड़े उतारे आपका कोई सीन पूरा नहीं हो रहा, आप ओपन सेक्स दिखा रहे हैं। ये हमारे, देखिए हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी है, कामशास्त्र के अनुसार भी और दूसरी तरह से, सेक्स को एक बड़ी पवित्र चीज़ माना जाता था, जो हमारे स्त्री और पुरुष के केवल मिलन का ही नहीं होता था, ये होता था संसार को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये ना होता तो संसार नहीं बढ़ता, संसार तो वहीं ख़त्म हो जाता। तो इस जो इसकी पवित्र आत्मा थी ना, उसको ख़त्म करके हमने इसे एक वितृष्णा बना दिया, ऐसी गंदगी बना दी कि जिसमें हर आदमी जैसे कुत्ते बिल्ली जैसा हो गया। कहते हैं कि कुत्ते का सबसे गंदा सेक्स होता है, और हम कुत्ते बिल्ली हो गए। अब हमारा भी तो सब देख रहे हैं, खाली उनका ही थोड़ी देख रहे हैं, तो दुनिया देख रही है और दिखा रहे हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। और मैम जैसे कि पुलिस की बात करें इस पूरे केस के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर, मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं पूछना चाहती, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस से लोग डरते नहीं हैं, मतलब जो ब्रॉथल्स में हैं या रेड लाइट एरिया के लोग हैं, तो क्या ये बात सच में सच है? कभी सुना है कि सैया भाई कोतवाल डर का है का? तो मारपीट भी है वहाँ, चुनौती भी है, मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटाना है, महीना भी लेना है, हफ्ता भी लेना है, तो वो काहे को डरेंगी? जब खुला दे रही हैं तो क्यों डरेंगी? तो ये तो सवाल ही बेमानी है, क्योंकि अगर पुलिस का मेरे शहर में तो देखिए ये है, ये गली जा रही है, ये दोनों तरफ रेड लाइट एरिया है, ये एक आडी सड़क है, और ये सर्किल ऑफिसर का ऑफिस, क्षेत्राधिकारी का, इंस्पेक्टर का भी तो नहीं है। फिर बताइए। और एक सज्जन का कहना था कि अरे मैडम आपको पता लग जाता, हमें तो पता नहीं लगता। अच्छा, मैं क्या तुम आँख मूंद के बैठते हो? यहाँ बनाया इसलिए गया कि दूर तक दिखाई दे रहा है सब। क्योंकि मेरा सवाल भी अभी ये रहने वाला था कि अगर आप इतनी दूर से कहीं से भी पहुंच जाती है रेस्क्यू करने, तो पुलिस तो सामने वो चीज़ें देख रही हैं, तो वो ये एक्शन क्यों नहीं लेती जो आपको लेने पड़ रहे हैं? उन्हें लेना नहीं है ना, उनके दिल में दर्द नहीं है ना, दिल में नहीं है ना। वो तो सोचते हैं कि हम तो मजबूत है, पद से, वर्दी से, मानसिकता से, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन लोगों के दिल में दर्द ना होता
तो इतनी दूर दूर से इन पॉडकास्ट के बाद मुझे फ़ोन ना करते हैं। एक महिला भी इतना रोई है कि जबकि वो शायद मेरे से रिलेटेड बात भी नहीं कर रही थी। अच्छा। लेकिन फिर भी इतना अगर वो अपना दर्द शेयर कर रही है, इसका मतलब दर्द तो है लोगों के मन में। ये अलग बात है कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा, वो कैसे कहें, क्या करें, ये दूसरी बात है, मगर है दर्द तो है, समझ नहीं पाते लोग। और मैं ये एक आपसे बात पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे रेस्क्यू भी किए हैं, तो एक कोई ऐसा रेस्क्यू जो मतलब कहते हैं ना कि वो चीज़ याद रहती है हमें हमेशा, वो भूलती वैसे नहीं। तो मुझे अपना हर रेस्क्यू याद है क्योंकि वो मेरे दिल से जुड़े होते हैं। बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा शॉकिंग हो जो? हाँ, शॉकिंग है कि जैसे एक दिन मुझे कभी कभी फ़ोन करती है जब बहुत मुश्किल में। अच्छा। ऐसे तो नहीं करती है, तो चाहती मैं दूर रहूँ। मुझे एक दिन फ़ोन किया कि दीदी वो मेरी बहन की लड़की आई हुई है और उसका स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला होना है। अच्छा। बड़ी अच्छी बात है भाई, आ रही हूँ मैं गई, मेरे लिए तो बड़ी बात थी वो, मैं भागी भागी गई। बड़ी प्यारी सी बच्ची, अरे मैंने कहा किसकी है ये? बोली इसकी है। वो खड़ी थी उसकी, मैंने कहा ये तो चली गई थी यहाँ से शादी करके। हाँ, ये तो ये यहाँ रुकने नहीं आई, जबकि वो उन्हीं कपड़ों में खड़ी थी जैसे मैं होना चाहिए था वहाँ। और ये यूँ कह रही है कि 9th में आ गई इसकी लड़की, अब ये यूँ कह रही है मुझे तो लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला दिलवाओ। ये पता नहीं क्या खेलती है कुछ। मैंने कहा भाई ये तो 20 सेशन है, अब तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस बीच में मैं किसी भी अच्छे कॉलेज में यहाँ करा देती हूँ, 10th करा दो और उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में हो जाएगा, 9th में नहीं होने का। कह रही ठीक है। मैंने कहा मैं देखती हूँ कहाँ 20 सेशन में कहाँ मैं अपना थोड़ा बहुत अप्रोच कर सकती हूँ। मैंने अगले दिन फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो क्या हुआ, मैं आ रही हूँ, फॉर्म ले लिया मैंने और उसके डॉक्यूमेंट्स तब तक फ़ोटो स्टेट करा लो और फ़ोटो खिंचा लो तुम उसकी। बोल ना दीदी वो तो चली गई, वो तो मना कर रही है कि मुझे ना पढ़ना। वापस चली गई। और मैं किसी माँ यहाँ वो भी चली गई, मैंने नहीं कहा मैं आ रही हूँ। मीडिया मेरी बड़ी ताकत है मेरी बहुत। तो मैंने भैया एक थे, मैंने उसका भैया मैं ज़रा उधर जा रही हूँ, देख लेना थोड़ी देर। ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो सबको कर देते हैं अपने आप। तो मैं वहाँ पहुँची, मैंने कहा भाई कैसे आ गई दीदी? मैंने कहा कहाँ है लड़की, बता। लड़की नहीं है तो चलिए। और मैंने कहा ये खड़ी इसकी माँ तो ये तो गई भी नहीं है, ये फिर से धंधे पे आ गई। अरे नहीं ऐसा ना है, वो चली गई बाप के साथ चली गई अपने। मैं कहा हटा तू दिमाग मत खराब कर। मैं केबिन का पर्दा हटाऊँ वो मेरी जान कोट की। दीदी ये बात गलत है, ये बात गलत है, अंदर कस्टमर है, अंदर लड़की। मैंने कहा तो क्या हो गया, अधनंग कर रहा है बेटी को किसी को, मैं जाके जा नहीं सकती, बेटी को नहीं जा सकती किसी को, मैं जाऊँगी अंदर। मैं अंदर गई तो खैर हाँ कस्टमर किसी के साथ था, मैं वापस आ गई। फिर मैं जो महिला अपना भी रखती है ना एक कमरा ठीक ठाक करके जिसमें उन्हें खुद को सोना, तो बोली ये तो मेरा कमरा है, इसमें कहाँ जा रही हो? कि इसमें जाऊँगी अब, अंधेरा कमरा। तो अंधेरे में एक साइड में ऐसे तखत जैसा डला रहता, उस पर एक लंबा सा आदमी जो तखत से पैर बाहर निकल रहे थे पड़ा हुआ था। और फिर मैंने अभ्यस्त सी हुई आँखें थोड़ी, देखा कोने में वो बेचारी कबूतरी सी बैठी थी वो बच्ची। उसने एक शॉर्ट्स पहना हुआ था, इतनी सी एक वो पहनी हुई थी टॉप। मैंने कहा क्या कल जो लड़की स्पोर्ट्स के कपड़ों में थी और ये क्या है इसका? मैंने कहा उठ क्या बेटा? तुरंत कूद के आई, मेरे गले से लग गई, रोने लगी। मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने कहा तू खड़ा हो रहा है कि मैं तेरे यहाँ करूँ इलाज? वो बोली अरे दीदी ये तो इसका मौसा है, ये तो बैठी थी इससे बात कर रही थी। मैंने कहा मौसा में कोने में अंधेरे में बिठा के बात कर रहा है इसे, इसके कपड़े उतार के हैं? दिमाग मत खराब करना। इतने में खैर मीडिया के लोग आई गए थे, उन्हें फोटो, दीदी फोटो मत खिंचाओ, देखो ये गलत बात हो जाएगी, लड़की पढ़ने वाली है। मैं पढ़ना तेने खत्म कर दिया इसका आज, तो मुझे दिख गया खत्म हो गया। मैं लाई बहुत जहद के बाद लड़की को उतार कर, लड़की ने मुझे ऐसा करके छोड़ा ही नहीं, मुझे आज तक वो नहीं भूलता। अगर वो फोटो आप देखेंगी तो उनमें भी वो मुझे मेरे साथ ऐसे ही आ रही है, गले लगी आ रही है, क्योंकि नीचे भी। और थैंक गॉड कि मैंने उसका स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला भी कराया। अरे और वेल सेटल्ड है, नाम नहीं लूँगी, शादी भी कर ली है और कुछ एक एकेडमी चला रही है, अच्छी जगह पे शादी हुई है उसकी, सुंदर बहुत थी, और एकेडमी चला रही है कोई छोटी मोटी। इसी साथ अगर हम आपके संकल्प जो फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ देंगी पहले कि क्या मेन मोटिव क्या था आपका उसको स्टार्ट? कुछ भी नहीं, मैं तो एनजीओ ही नहीं पता था क्या होते हैं। अच्छा। हमारे एक मम्मी ससुर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तू क्या करती घूम रही है, किसी दिन कोई मुश्किल हो गई तो ऑथेंटिक भी नहीं है कहीं से। तो मैंने कहा क्या करूँ फिर? बोले मैं एनजीओ बना एक। मुझे ये नहीं पता एनजीओ क्या, एनजीओ की फुल फॉर्म नहीं पता, सच बात तो ये है, और वो बनने के बाद भी नहीं पता बहुत दिन तक। अच्छा। हाँ, तो बोला ये भी मैं ही करूँगा। उन्होंने खैर संस्था रजिस्टर कराई
बोले अभी तू कुछ कार्ड वार्ड में तेरे छपवा देता हूँ, कोई पूछे तो मेरी संस्था से। मैंने कहा ठीक। अब कोई मौका तो नहीं आया खैर, क्योंकि जब तक एक पहचान भी बन चुकी थी। लेकिन सच बात यह है कि एनजीओ की फुल फॉर्म उस समय तक भी नहीं पता थी। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो लेडीज़ हैं जो आपके साथ वहाँ पे रह रही हैं, तो क्या मतलब किस तरह का उनके लाइफस्टाइल है, कैसा आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्योंकि वो जिस जगह से निकल के आई हैं। नहीं वो हमारे पास क्यों रहेंगी, वो सरकार का दायित्व है। वो नारी निकेतन में रहती है, वहाँ से उनकी शादियाँ होती हैं, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का भी दायित्व नहीं हुआ। वो बहुत अच्छा उनका प्रोसेस है, ये नहीं, यहाँ सरकार का बहुत अच्छा प्रोसेस है कि वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने सब जगह उनके सुपुर्दगी में हम देते हैं, मुकदमा भी लिखाते हैं, फिर उसके बाद में वो लड़कियाँ नारी निकेतन जाती हैं। और हर साल सरकार बहुत शादियाँ करती है, जिसमें कुछ पैसा भी देती है और सामान भी। हमारे यहाँ तो बहुत दान दाता है, वो लोग भी वो सब देते हैं। तो वो नहीं, वहाँ क्यों रहेंगी, कहीं नहीं, उनको किसी हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बच्चे हैं उनके जिनको हम पढ़ा भी रहे हैं, जितनी कोशिश हमसे हो सकती है, और वो हॉस्टल में डाल रखे हैं, क्योंकि वहाँ जाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मांग लेते हैं लोगों से, बात नहीं है जी। और इसी के साथ जैसे आपने बताया जो कुछ लेडीज़ हैं वहाँ पर रेड लाइट एरिया में, कुछ जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। कुछ क्यों, सभी होती हैं, मोस्टली होती हैं जी, बिल्कुल। तो उनके जो बच्चे हैं, मतलब उनका करियर भी खराब ही है, मतलब क्या वो भी उसी दिशा में चला जाता है, या उनके बच्चों को उनके साथ रहने दिया जाता है? पिछले 20 साल से तो बहुत सारा अंतर है। अच्छा। एक तो ये है कि अभी तो जो नई लड़कियां हैं उनका बच्चा हम नहीं पता कर पाते, अलग रखते हैं, वो भी जो जिस दिन रेस्क्यू करें तो तब पता लग पाता है। लेकिन जो और हैं मतलब बच्चे जिनके अब तो हम सबके बच्चे ले जाते हैं, उनको 2 हम एडमिशन कराएंगे 5 साल का, क्योंकि जन्म होते भी जन्म पंजीकरण भी कराते हैं, आधार कार्ड भी बनवाते हैं सबका, वोटर कार्ड भी हैं सबके, और जन्म पंजीकरण है तो स्कूल में दाखिला भी है, वो भी कराते हैं। हालांकि वो हाथ खड़े कर देती है, पैसे नहीं है हमारे पास, नहीं सही मैं मांग लूँगी जिससे मुझे मांग लूँगी। कुछ बच्चे भी हमें स्पॉन्सर करते हैं, हमारे बच्चों को जो वहीं से निकल कर पढ़ लिख के अब कामयाब हो गए, वो बच्चे भी हमें स्पॉन्सर करते हैं। तो ठीक चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि लड़कियों का, जिन लड़कियों की ज़िंदगी आप मतलब बच्चा जो आपका मेन गोल है वो पूरा हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में भी भाग लेना चाहिए। बहुत ही मैम अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली कि असल में ज़िंदगी क्या है वहाँ रहने वाले लोगों की। तो इसी के साथ जाते जाते आप एक मैसेज हमारे पेरेंट्स और उन लड़कियों के लिए, मैं लड़कियां भी नहीं कहूँगी, मैं बच्चे कहूँगी, क्योंकि लड़के लड़कियां एक ही बराबर है, एक ही बराबर, तो उनके लिए क्या मैसेज आप लास्ट में? देखिए मैं 2, एक तो ये कि घर से बड़ा, बच्चों के लिए कहती हूँ, घर से बड़ा कोई तुम्हारी सुरक्षित जगह नहीं है, बिल्कुल। माँ बाप से बड़ा तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। और माँ बाप से भी कहना चाहूँगी, ये बच्चे आपके हाड़ मांस से बने हुए हैं, इनको इतना खुला मत छोड़ो कि ये कहीं बिखर जाए, समेट के रखो, सीने से लगा के देखो, छोड़ दो कुछ समय के लिए किटीज़, छोड़ दो कुछ समय के लिए ये सब। वर्किंग वुमेन भी हैं, वो बाहर से आती हैं तो वो भी अपने बच्चे को सीने से लगाती हैं, आप भी लगाना सीखो। और अगर आप सीने से लगाओगे तो आपकी धड़कन सुनेगा बच्चा, आपकी बात भी सुनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा, थोड़ा सा तो कोशिश करो। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप आखिरी पीढ़ी हैं जो ये देखेंगी कैसे गर्त में जाएंगे हम, इससे तो अच्छा है कि जैसी बची है वैसी की वैसी लौटा दो ये दुनिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।